गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर फिजिक्स का होगा, दैट इज ग्रेविटेशन। तो चैप्टर 8 में आपने मोशन पढ़ा, चैप्टर 9 में आपने कॉज ऑफ मोशन पढ़ा और आपने चैप्टर 9 में पढ़ा कि जो कॉज ऑफ मोशन है वो क्या है, फोर्स। तो किसी भी चीज का स्पीड चेंज करना हो, वेलोसिटी चेंज करनी हो, कुछ भी आपको चेंजेस करने हो तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है। तो अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं और अगर वो नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है इसका मतलब कि वहां पे फोर्स है। तो कौन सा फोर्स वहां पे है? अब जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों रिवॉल्व करते हैं, मून आपका जो है वो अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है। तो उसके रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स है वो फोर्स और जो अर्थ इस चौक पर लगा रहा है जिसकी वजह से नीचे जा रहा है, क्या दोनों फोर्स एक ही हैं? ये सारे क्वेश्चन जो है इसका आंसर न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। तो इस ग्रेविटेशन चैप्टर में हम इसी जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, केपलर के लॉज क्या है प्लैनेटरी मोशन के, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जब भी आपने ग्रेविटेशन चैप्टर या ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा तो आपको एक कहानी जो है वो अक्सर जो है आपने सुनी होगी, वो इसी से रिलेटेड है कि न्यूटन जो है वो उनकी कॉलेज की छुट्टियां हुई थी और वो घर आए हुए थे। तो वो बैठे हुए थे अपने बगीचे में, तो वहां पे उनके पास एक जो है सेब गिरता है। तो अब वो सेब गिरने के बाद वो सोचने लगते हैं कि जो सेब है, ये जो एप्पल है, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, या ये थोड़ा लेफ्ट जाके क्यों नहीं गिरा, ये राइट जाके क्यों, ये परपेंडिकुलर ये नीचे ही क्यों गिरा। और जो फोर्स ये इस एप्पल को नीचे ला रही है, क्या वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के चारों ओर जो मून का रोटेशन उसके लिए भी? तो ये जो सारा जो उनके दिमाग में क्वेरी आई, इस पर जब उन्होंने रिसर्च किए, इस पर उन्होंने स्टडी की, तो उनका जो कंक्लूजन था वो ये था कि किसी भी चीज का नीचे की तरफ गिरना दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किस वजह से होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो आपका मून है वो सन के वो अर्थ के चारों क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसी तरह से जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों रिवॉल्व करते हैं वो किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे पहले किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। अब आप एक एक्टिविटी जो है आप देखिए, आपने अक्सर किया भी होगा कि आप एक स्ट्रिंग लीजिए और उस स्ट्रिंग के एक सिरे पर आप एक स्टोन जो है बांध दीजिए और इसको आप क्या करेंगे, इसको सर्कुलर मोशन कराइए। सर्कुलर मोशन, when a body moves in a circular path it is said to be in circular motion। तो जब आप इस स्टोन को सर्कुलर मोशन करा रहे हैं तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर इस स्टोन को छोड़ दें तो वो उसी पॉइंट पर बिल्कुल टेंजेंटली सीधे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहां से जब फोर्स आप जो दे रहे हैं वो जब नहीं, जैसे आपने इसको रिलीज कर दिया तो जो स्टोन है कैसे जाएगा, इट मूव्स इन अ टेंजेंट डायरेक्शन, ये सीधे जो है मूव करता है। तो अब एक चीज यहां से क्लियर हो रही है कि जब आप इसको मूव करा रहे थे तो आप इसको एक फोर्स दे रहे थे, उस फोर्स की वजह से वो लगातार इस सेंटर की तरफ खींचा हुआ था और इसीलिए वो कौन सा मोशन कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। जब आपने यहां से फोर्स देना बंद कर दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या हुआ कि ये जो स्टोन है ये सीधे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स which keep the body in a circular motion, which keep the body in a circular motion। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नेचुरल फोर्स नहीं है जो हमारे नेचर में है, बल्कि
सर्कुलर मोशन के टाइम कोई ना कोई ऐसा फोर्स होता है जो एक्ट करता है किसकी जैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स की जैसे। तो जब कोई आपका जो प्लैनेट है या जो आपके सैटेलाइट है, जब वो प्लैनेट के चार रिवॉल्व करते हैं तो जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कौन देता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। कौन देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चार रिवॉल्व करते हैं उनमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। अब आपने पढ़ा है पीछे चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट और ये आपका अर्थ सरफेस, तो ये जो अर्थ है ये इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रही है, जितना फोर्स उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस पर लगा रहा है, अर्थ पर लगा रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाती, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरफ आता है, अर्थ की तरफ आता है। तो क्यों ऐसा होता है? थर्ड लॉ तो ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर लगा रहा है उतना ही फोर्स अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। तो अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों नहीं जा रही? इसका आंसर आपको मिलेगा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma। यहां से एक चीज अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो आपको मिलेगा F अपॉन a इज इक्वल टू m। तो फोर्स दोनों ही केस में जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर लगा रहा है उतना ही फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगा रही है। तो जो आपका फोर्स है क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 1 अपॉन a, m प्रोपोर्शनल 1 अपॉन a। इसका मतलब कि जिसका मास ज्यादा रहेगा उसमें एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और जिसका मास कम रहेगा उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा जब सेम फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है और अर्थ का मास आप जानते हैं 6 × 10⁻24 kg इतना है। अब इससे क्या होता है कि अर्थ का मास इतना ज्यादा है तो जो अर्थ में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ जाती हुई नहीं दिखेगी। तो न्यूटन ने बताया कि जितने ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हैं वो सब एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स which act between any two objects in the universe. The force acting between any two objects in the universe. तो जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हैं सब एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और जब भी सर्कुलर मोशन होता है दो इक्विलिब्रियम बॉडीज के बीच में तो वहां पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी आप बाइसिकल सर्कुलर मोशन में चलाते हो, कभी आप किसी जगह पे राउंड राउंड इस बाइसिकल को चला रहे हैं आप, तो उस समय अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो वहां पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? क्योंकि वहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इतना ज्यादा है नहीं कि वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टायर, आपकी साइकिल के जो टायर और अर्थ के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स वो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। अगर जो फ्रिक्शन है आपके टायर और अर्थ के सरफेस के बीच में उसको हम कम कर दें, बिल्कुल भी नेग्लिजिबल कर दें, तो आप सर्कुलर मोशन नहीं करा पाएंगे। आप देखिए अगर कहीं मार्बल्स वगैरह जहाँ पे है, बिल्कुल स्लिपरी ग्राउंड जहाँ पे है, वहां पे अगर आप साइकिल को सर्कुलर चलाना चाहते आप नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स देता है वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं
तो आपके सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले सबको बताया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो प्लैनेट्स का जो प्लैनेटरी मोशन होता है सन के चारों ओर या अर्थ के चारों ओर, जो आपका जो प्लैनेट है उसका जो मोशन होता है, दैट ऑल मोशन इज बिकॉज ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने में हेल्प करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ पे, और हम ये बात करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। दैट्स ऑल, थैंक यू।